गुड आफ्टरनून बेटे। चलिए बेटे आगे बात करते हैं, अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। आपके उसमें शायद दे रखा होगा पृथ्वीराज रासो, यही है ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो पृथ्वीराज रासो एक ऐसा महाकाव्य है जो बहुत विशालकाय है। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इससे पहले मतलब लगभग जो इसका समय है वो लोग मानते नहीं है, लोग अलग अलग कहते हैं। कोई 1100 कहता है, कोई 1290 कहता है, कोई 1700 कहता है। ये एक तरह से ना विकसनशील काव्य है। अगर आप देखेंगे तो इसको ये जो है निरंतर जो है विकसित होता रहा है। एक बार में ये नहीं है कि एक बार में उसने लिख दिया और बस खत्म हो गया। ये लगातार विकसनशील काव्य है और इसलिए ये बड़ा विशाल काव्य है। ये अलग अलग जगह से छपा हुआ है, कोई एक जगह से भी नहीं है प्रकाशित की एक ही जगह से हो, अलग अलग जगह से है। मैंने जो देखा था माता प्रसाद गुप्त वाला देखा था, तो उसमें दे रखा था पृथ्वीराज रासौ, रासो की जगह रासौ। तो ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया चंद्रवरदाई द्वारा एक ऐसा काव्य है जो कि आदिकाल के अंतर्गत आता है। और आदिकाल के अंतर्गत जो ये आता है तो इसका समय जो है वहीं पे वहां आप देखते हैं ना कि 1050 से 1375 तक का समय जो है, तो ये लगभग जो है 1290 मानता है, कोई 1100 कुछ मानता है। ऐसे समय में जो है इसकी तिथियों में बड़ा विवाद है। इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। जो चंद्रवरदाई हैं वो जो है पृथ्वीराज चौहान के जो है मित्र थे। दोनों का जन्म साथ ही हुआ था और वो पृथ्वीराज चौहान के जो है मित्र भी थे, उनके मंत्री भी थे, उनके क्या कहते हैं सलाहकार भी थे, सब कुछ थे वो। और इसीलिए जब पृथ्वीराज रासो की बात आती है तो ये आता है कि वो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित जो सामग्री है वो उसमें मिलती है, उससे संबंधित कथा है, बहुत सी हैं इसमें, जन्म से लेकर और बाद तक। लेकिन इसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक तो उसकी जो शूरवीरता और दूसरी उसकी दयावीरता, दो चीज ऐसी हैं जो इसके इस ग्रंथ में खास तौर से पृथ्वीराज चौहान के बारे में कही गई हैं। एक उसकी शूरवीरता है, बहादुर था ही वो, और दूसरी उसकी दयावीरता है, वो बहुत दयालु तरह का था। ऐसा जो है वो लोग जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहते हैं। अगर इतिहास की दृष्टि से आप देखेंगे तो जो राजपूत सल्तनत थी वो पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली पे जो है जो राज्य साल राजपूतों का था वो समाप्त हो गया। अंतिम हिंदू बादशाह के रूप में जो है पृथ्वीराज चौहान को इतिहास की दृष्टि से जाना जाता है कि वो जो है अंतिम हिंदू बादशाह थे। उसके बाद मुगलों का, मोहम्मद गौरी का जो है शासन जो है वो आ गया, इसको उन्होंने अपने उसमें ले लिया, कब्जे में ले लिया। ये विशालकाय ग्रंथ है। तो ये क्या है कि चंद्रवरदाई क्योंकि मित्र थे, उनके जो है मंत्री भी थे, उनके सलाहकार भी थे और कवि भी थे, राजकवि भी थे। तो वो जो वर्णन उन्होंने जो किया है वो ऐसा जीता जागता है कि बिल्कुल लगता है कि जैसे वो वहां पर खड़े होकर के उसको देख रहे हैं और फिर वर्णन कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। इसीलिए वो इसलिए जीता जागता है क्योंकि ये खुद वहां जाते थे। उसका फोटो देखोगे तलवार वगैरह लटकाए हुए चंद्रवरदाई भी,
ये कवि ऐसे थे कि जो युद्ध भूमि में जाते थे, युद्ध करते थे, युद्ध को देखते थे और फिर लौट के आके उसका जो है वर्णन करते थे वहां का। और इसीलिए कहा जाता है कि ये बड़ा जीता जागता जो है वो काव्य है। पर हुआ क्या कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों जो है आपस में इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे के बिना जो है उनको आंकना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए उसने जो है उसमें जो वर्णन किया है, जहां एक और उसकी वीरता का वर्णन है, जहां एक और उसकी दया वीरता का वर्णन है, वहीं उसके जो है सौंदर्य का भी वर्णन है, वहीं उसके जो है वह बहुत से विवाहों का भी वर्णन है, जो कि उन्होंने जो है बहुत से विवाह किए। अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें युद्ध और विवाह दो मुख्य रूप से उसमें जो है आपको आधार जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये पृथ्वीराज चौहान के विषय में पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, इससे पहले ये कहीं लगा हुआ नहीं होगा मुझे लगता है। तो ये चौहान जी जो थे वो मोहम्मद गौरी से दया वीरता की, युद्ध वीर तो थे ही, 16 बार पकड़ लिया और हर बार जो है छोड़ दिया कि चल कोई बात नहीं। और इसीलिए जो है कि वो जो है बाद में जो है पकड़ करके उनको मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और उनको पकड़ करके अपने गजनी ले जाता है। गजनी जगह का नाम जहां की उनको लेकर के गए थे। मोहम्मद गौरी इनको पकड़ करके जो है वो ले करके जाते हैं और वहां पर इनको जो है कैद करके रख लेते हैं। गजनी जगह है। अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे तो उन्होंने कहा कि क्या देखना चाहते हो आप यहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैं गजनी देखना चाहता हूं और वो गए वहां। तो ये इस पर फिल्म बन चुकी है पृथ्वीराज चौहान पे। तो जब उनको पकड़ करके वो ले करके चले गए तो बाद में क्या हुआ कि ये ग्रंथ जो है ये जो ग्रंथ था जब वो चले गए तो बाद में, क्योंकि ये मित्र से चंद्रवरदाई, अब चंद्रवरदाई ने सोचा कि भाई मैं जाता हूं वहां। तो ये जो शुरू प्रारंभ का जो ग्रंथ है वो जो है चंद्रवरदाई लिखते रहे, लेकिन जब वो वहां जा रहे थे तो चंद्रवरदाई का पुत्र था जल्लण। जाते समय ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को ये जो है चंद्रवरदाई जो है वो अपने पुत्र जल्लण को दे गए और ये कह करके गए कि भाई देखो आगे का इसको जो है तुम इसको पूरा करना, अगर मैं लौट करके नहीं आया तो, क्योंकि उम्मीद थी कि जरूरी नहीं है कि आ ही जाऊं, तो उसको समर्पित कर गई कि भाई ये तुम इसे पूरा करना। अब उसमें जो है आता है कि भाई वो वहां जाते हैं, फिर वो उसको जो है गौरी को बताते हैं कि ये बहुत उसमें जो है पारंगत हैं शब्द भेदी बाण मारने में। फिर वो जो है कहते हैं कि भाई 7 हाथ 24 गज अंगुल अष्टप्रभाण की इतनी ऊंचाई पर जो है वो बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो बैठा हुआ है और तू इतनी बार चूक गया हे राजा, अब की बार मत चूक। जैसे ही वो वहां से आवाज करता है तो वो शब्द भेदी बाण जानते थे, शब्द पे बाण मारना, और वो उसको मार देते। पर इतिहास में जो है ये है कि वो दोनों भी आपस में जो है एक दूसरे को जो है वो मार देते हैं, बचते नहीं है, वो भी फिर अपने आप को मार लेते हैं, क्योंकि बच तो सकते ही नहीं थे, अंधा कर दिया था उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को। अब ये आगे का ग्रंथ जो है किसने पूरा किया? वो उनके पुत्र जल्लण ने पूरा किया। उसके बाद भी इसमें जो है छेपक होते रहे, उसके बाद भी इसमें जो है वो होते रहे, परिवर्तन होता रहा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि दूसरा टीचर ऐसे ही बोलता हो, जैसे वो बोल रहा है जरूरी नहीं है कि तीसरा टीचर वैसे ही बोलता हो।
सबका अपना अपना तरीका है, और इसीलिए जब वो अपने पुत्र जलनर को दे गए तो उन्होंने आगे का वृतांत उसमें लिखा, लेकिन उनका तरीका लिखने का अपना था, उसकी शैली बदली, उसकी भाषा में परिवर्तन आया। तो इसलिए जो है ये भाषा, ये जो ग्रंथ है ना, ये बड़ा प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के झमेले में फंस गया कि ये ग्रंथ प्रामाणिकता है या अप्रामाणिक है, क्योंकि बदलाव आ गया। अब बदलाव आने से तो फिर बात बनती नहीं है ना, लोग कहेंगे कि ये चीज पर वो है, ये चीज प्रामाणिक है, ये नहीं है। तो इस ग्रंथ को ये इस ग्रंथ के विषय में ये होने लगा कि भाई ये प्रामाणिक है भी या नहीं है। ये विचार जो है प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का जो है विवादों के घेरे में ये फंस गया ये ग्रंथ। पर एक बात जरूर है कि मतलब चाहे ये ग्रंथ विवाद के घेरे में है या ये है, अब क्योंकि इसकी जो कमियां हैं वो एक अलग प्रश्न है कि इसकी प्रामाणिकता पर विचार कीजिए, वहां बात आएगी ये बात डिटेल में, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है वो फैक्ट्स पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। तो ये वहां पर जो प्रामाणिक अप्रामाणिकता की बात जब हम करते हैं तो ये बात आती है कि यार क्या पृथ्वीराज चौहान जो है या जो बादशाह थे उनके ऊपर लिखा गया ये ग्रंथ जो है कविता है या इतिहास है? रचनाकार ये अक्सर होता है कि वो इतिहास से कोई चीज उठाता है और उसको अपनी जरूरत के अनुसार, समय की, परिस्थितियों की मांग के अनुसार उसको प्रस्तुत करता है, उसमें अपनी विचारों को डालता है वो उसमें, और फिर उसे प्रस्तुत कर देता है। तो रचनाकार को ये पूरा अवसर होता है कि वो उसको जो है साहित्य तो लिख रहा है और उसमें अपनी भावना का, अपनी सोच का, उसमें जो है उसके अंदर जो है अपनी सोच और अपनी भावना को उसमें डाले। जैसे जयशंकर प्रसाद का अगर आप पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे तो उसमें रचनाकार क्या सोच रहा है ये भी तो आता है ना, राष्ट्रीयता के बारे में सोच रहा है ना, देश के बारे में। तो ऐसे ही जो है जो रचनाकार जब वो लिख रहा होता है तो उसका भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है उसमें अवश्य होता है। तो ये ग्रंथ इसीलिए विवादों के घेरे में आया कि जब इसको लिखने वाले बहुत से लोग हो गए, अब उनका सबका जो है वो हो गया, वो बदल गया और एक और ग्रंथ मिल गया उनको, तो उसके चक्कर में जो है क्या है कि उन्होंने कहा कि ये ज्यादा प्रामाणिक है, कर्नल टाड को मिल गया तो वो कहते हैं ये प्रामाणिक है, कि ये प्रामाणिक है। उस चक्कर में ये जो है प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की उसमें फंस गया। लेकिन इतना जरूर है कि ये ग्रंथ एक महान ग्रंथ है, इसका रचयिता एक महान जो है कवि है, और उसको परखने वाले जो विद्वान हैं इस ग्रंथ को, वो भी ये मानते हैं कि रासो मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों और भावनाओं का महासागर है। यही विशेषता है जिसमें रास युग के सभी काव्यों में रासों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यानी वो मानते हैं कि जीवन के विविध परिस्थितियों और भावनाओं का ये महासागर है ये जो ग्रंथ है। और ह्रास युग के, क्योंकि ये इतनी बड़ी इसमें चीजें हैं, तो ये ह्रास युग जो है, जो वीरगाथा काल का जो ह्रास हो रहा था, ह्रास युग के सभी काव्यों में इसको फिर भी अच्छा स्थान दिया गया, ऐसा नामवर सिंह का जो है मानना है। अब सवाल ये आता है कि जो ये रासो जो ग्रंथ है, ये इसमें रासो क्या है, जो इसका नामकरण किया गया है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई रासो की? तो हिंदी में रासो की तरह जो है बहुत से रासो, रासक, रासव, रास आदि शब्द इसके लिए जो है प्रचलित होते रहे हैं हिंदी में। हिंदी में इसके लिए इस तरह के शब्दों का जो है प्रयोग होता रहा है। रासो है, रास है,
रासा है, रासक है, ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग इसके लिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अगर आप किताब देखेंगे माता प्रसाद गुप्त ने उसे रासो लिखा है, तो इसलिए जो है ये रासो शब्द जो है ये इसका प्रयोग किस तरह से जो है होता है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, जो पृथ्वीराज रासो नाम दिया गया उसकी व्युत्पत्ति जो है कैसे हुई। बहुत से ग्रंथ हैं जो रासक भी हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने इसके जो है अलग अलग उसको जो है कहा है। कुछ विद्वान कहते हैं रास से रासो बना है, वो व्युत्पत्ति हुई है। कुछ मानते हैं रासक से जो है, रासक शब्द से रास की व्युत्पत्ति हुई है। कुछ राजदेश से मानते हैं कि इसमें राजा का आदेश है इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ राजसूय से मानते हैं, जो राजसूय यज्ञ किया जाता है उसके कारण इसकी जो है उससे हुई है। कुछ जो है कहते हैं कि इसकी रसायन से जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ राज यश से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसे इसकी उत्पत्ति के विषय में लोगों के अलग अलग विचार हैं हमारे सामने। अब पहली बात आती है कि रास क्या है। गौरी शंकर ओझा और माता प्रसाद गुप्त जैसे विद्वान ये मानते हैं कि जो रासो शब्द है वो शब्द जो है वो रास से बना है, संस्कृत के शब्द रास से बना है। अब रास क्या है, आपने रास लीला का सुना है ना। रास लीला क्या होती है, रास में होता क्या है कि नृत्य भी होता है और क्रीड़ा भी होती है, यानी नृत्य, क्रीड़ा और वाद्य, नाचना, गाना और जो है क्या कहते हैं वाद्य यंत्र का बजना, नाचना और गाना, ऐसी जो रचना होगी। रास में भी तो यही है, भगवान जिनको कहते हैं ना रास कर रहे हैं, तो रास में क्या होता है, रास में गीत भी होता है, रास में नृत्य भी होता है, रास में जो है गीत नृत्य परत जो है गाना भी होता है, यानी गीत। तो ऐसा नृत्य, ऐसा गीत जो कि मंडलाकार में होता है, जैसे दिखाते ना, आपने देखा होगा कि मंडलाकार में जो गोल चक्कर बना करके जो किया जाता है, वो ऐसा जो है नृत्य जो गोलाकार में होता है, इसमें गीत और वाद्य आदि का प्रयोग होता है। यानी गोलाकार रूप में जो है इसमें जो है नाचा जाता है, गोलाकार रूप में ही गीत गाया जाता है और वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा जो ग्रंथ होगा वो जो है क्या कहलाएगा, वहां कहते हैं कि वो है रास। और रास से जो है वो मानते हैं कि रास से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। एक और है माता प्रसाद गुप्त और विपिन बिहारी त्रिवेदी, कहते हैं कि रासा से हुई है इसकी। और रासा जो है वो क्या है, रासा जो है एक जो है छंद है, संस्कृत में जो है एक छंद है और उस छंद के नाम पर ही जो है उसका जो है प्रयोग जो है यहाँ किया गया है। छंद वैविध्य परक जो काव्य है, वहां पर संस्कृत में जो छंद वैविध्य परक जो रासक परंपरा वाले जो गुणों वाले जो काव्य थे, उन्हें जो है रासा, जिसमें कि छंद का नाम है ये, रासा छंद का प्रयोग होता था। ऐसे गीत नृत्य परक उनको जो है कहा गया कि वो रासा है, पृथ्वीराज रासा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे कि ये रासक से बना है, रासक से रास की व्युत्पत्ति ये मानते हैं। और ये कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो चरित काव्य तो है ही, वह रासो रासक काव्य भी है। यानी रासक और रासो दोनों तरह का ये जो है काव्य है। चरित परक काव्य होने के कारण ये मानते हैं कि ये रासक से, रासो शब्द जो है वो रासक से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। अब राजदेश, ग्रियर्सन जैसे विद्वान जो ग्रियर्सन जैसे विद्वान हैं, वो रासों की उत्पत्ति राजदेश से मानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से रासो ग्रंथ जो हैं उनमें राजाओं की प्रशस्तियां तो हैं, वे राजा देश हैं।
मान लो जो प्रशस्ति लिखी गई है वो राजा देश का मतलब है राजा के आदेश के अनुसार लिखी गई प्रशस्तियां हैं, और इसलिए राज देश से ये रासों की उत्पत्ति को जो है मानते हैं। आलोचक लोगों ने इस बात को जो है स्वीकार नहीं है कि इससे क्या मतलब है कि वो प्रशस्तियां हैं इसलिए जो है उससे जो है राजा के आदेश पर लिखी गई प्रशस्तियां हैं इसलिए वो राजदेश से रासो बना है, इसको नहीं मान। एक गार्सन दासी जैसे विद्वान भी जो है कहते हैं कि राजसूय यज्ञ सुना है ना, नाम सुना होगा। वो कहते हैं राजसूय के से जो है रासों की उत्पत्ति जो है राजसूय से जो है मानी है। राजसूय का मतलब है राजसूय यज्ञ। तो ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों ने इस लेखक को चंद भाट के नाम से और उसके ग्रंथ को पृथ्वीराज राजसू के नाम से संबोधित किया है। राजसू से राजसूय यज्ञ का तात्पर्य है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक भाट था और उसको जो है कहा, कुछ विद्वानों ने इसका प्रयोग जो है राजसूय से जो है माना है। पृथ्वीराज राजसू, पृथ्वीराज रासो की जगह राजसू, और इसलिए ये कहते हैं कि राजसूय से शायद ये रासो की उत्पत्ति हुई होगी। एक है रसायन, शुक्ल जैसे विद्वान जो है ये मानते हैं कि उत्पत्ति जो है रसायन से हुई है। बीसल देव रासो जैसे ग्रंथों में जो है इसकी जो है चर्चा जो है, बीसल देव रासो में रसायन शब्द बार बार जो है आया है, और बीसल देव रासो का में रसायन शब्द का बार बार आना इस बात को समझाता है कि रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। रसायन शब्द का प्रयोग है, पहले रसायन करते रहे और फिर उससे जो है रासो शब्द जो है वो बन गया, लेकिन ये भी कोई बात ऐसी लगती नहीं है। फिर ये कहते हैं कि राजयश से भी हुई होगी। महामोपाध्याय, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पर काम कर रखा है, जो शुरू के, अब तो इस पे 30-40 साल से तो किसी ने इस पे काम ही नहीं किया, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का विधिवत अध्ययन किया है। ये मानते हैं कि राजयश से इसकी जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इन ग्रंथों में राजाओं के यश की कथा जो है अनेक ग्रंथों में हमें मिलती है, और उन्हीं पौराणिक धार्मिक उपदेश जैसे विषय हैं, उनमें पौराणिक और धार्मिक उपदेश जैसे विषय हैं वो रासो ग्रंथों के हैं। ये भी ठीक नहीं लगता है। अब जो है फिर वो कहते हैं कि फिर क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई पहले रासो शब्द जो है रासा, रासो, रासो ऐसे करके जो है ये पृथ्वीराज जो रासो शब्द है वो ऐसे बना होगा, रास, रासा, रासो और रासो। इस तरह से ये इसका जो है धीरे धीरे जो है वो रासो उसमें जो है विकास हुआ है। आज आप देखेंगे कि जो बहुत से विद्वान तो जो है यहाँ तक बताते हैं कि सुमन राजे हैं, हिंदी रासो काव्य परंपरा उनका ग्रंथ है, सुमन राजे जैसी विद्वान जो है ये मानते हैं, आज तो वो कह रही है कि इनकी संख्या 700 तक हो गई है। एक बात और है, इसको ना, इस ग्रंथ को, जो ये आपका ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लगभग 150 से ज्यादा हो गए होंगे, 150 से ज्यादा साल पहले, यानी 250 साल पहले इन्होंने लिखा है, सुमन राजे नहीं, अपने उस ग्रंथ में, कि लगभग 250 साल से इस ग्रंथ को पढ़ा नहीं गया। इस ग्रंथ को जिस तरह से पढ़ा जाना चाहिए वो भाट शैली में, इसको इन्होंने लिखा है कि इस ग्रंथ को लगभग 150-200 वर्ष पहले कलकत्ते में अंतिम बार पढ़ा गया था। उसके बाद इसको उस शैली में, जिस शैली में ये पढ़ा जाना चाहिए, इसे आज तक नहीं पढ़ा गया। तो वो शैली जो है वो वही है कि जो कि भाटों की शैली हुआ करती है।
आप इसको देखेंगे, जब पृथ्वीराज रासो को जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रासो वाले जो नाम से जो बहुत से ग्रंथ हैं वो जो है कई तरह के हैं, एक तरह का नहीं है, बहुत से तरह के हैं। उनमें जो है रासो शब्द है, पर वो उनकी जो कैटेगरी है, उनके जो विभाजन है वो कई तरह का है। रोमांचक रासो काव्य भी है, जैसे संदेश राशक है जो रोमांचक जो है रासो काव्य है। ऐतिहासिक रासो काव्य भी हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, ये ऐतिहासिक जो है काव्य है। पौराणिक रास काव्य भी हैं, जिनमें कि हरिवंश पुराण रास जो है आता है। धार्मिक रास काव्य भी हैं, जो कि उपदेश रसायन रास आता है, बुद्ध रास आता है। और स्फुट रास काव्य भी हैं, जैसे कली काल रास, स्त्री रास हो। ये कुछ जो है ऐसे रासो ग्रंथों के कुछ जो है ऐसे वर्ग भी हमें मिल जाते हैं कि जो कि उस परंपरा में जो है जुड़े हुए हैं। पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो इनको दो वर्गों में ही जो है बांटा जा सकता है। एक वो जो गीत नृत्य परक रासो काव्य हैं, और दूसरे वो जो छंद वैविध्य परक जो है रासो काव्य हैं, जो अपभ्रंश से आए थे, जिनमें रासा छंद का प्रयोग हुआ था, जो माता प्रसाद गुप्त जो है कह रहे थे। एक तो वो है जिनमें छंद वैविध्य परक जो है मिलता है, छंदों की विविधता मिलती है, तरह तरह के छंदों का प्रयोग किया है। एक तो वो रासो ग्रंथ है जो माता प्रसाद गुप्त ने कहा था ऊपर अभी, और दूसरे जो है वो है जो गीत नृत्य परक हैं, जिनमें कि गीत का और नृत्य का जो है वो जो है प्रयोग होता है, यानी जो कि श्रृंगारिक है, जिनमें कि उस तरह का है। इस परंपरा में अगर आप देखेंगे कि रासो काव्य परंपरा देखेंगे तो रासो काव्य परंपरा में सबसे पहले जो अगर हम विचार करें तो इतनी तरह के रासो ग्रंथों में से दो तरह के मूल रूप से बांटा जा सकता है उसमें, और उस परंपरा में सबसे पहले आता है मुंज रास। अब मुंज रास जो आता है ये रासो का सबसे पुराना लगभग ये ग्रंथ है, 12वीं शती का है। हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में सिद्ध हेम में मुंज से संबंधित जो कुछ दोहे दिए हैं, और इस ग्रंथ के बारे में जो है वहां पर जो है थोड़ा सा जिक्र आता है। मुंज की जो कथा है वहां पर थोड़ी सी उसमें जो है कुछ छंदों में उसको जो है वर्णित करने का प्रयत्न किया है। मुंज जो था वो कर्नाटक के राजा तैलप की बहन, विधवा बहन मृणालिनी थी। मुंज जो था वो कर्नाटक के राजा पर आक्रमण कर देता है। अब आक्रमण कर देता है तो वो आक्रमण जब होता है तो वो आक्रमण में जो है वो उसको जो है क्या है वो बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है तो वो जो है फिर जो तैलप बंदी बना लेता है, अब उसे बंदी गृह में डाल देता है। बंदी गृह में डाल देता है तो उसकी जो बहन थी मृणालवती वो उससे बहुत प्रभावित होती है। अब जो वो बंदी गृह में होता है तो वो उससे मिलने जाती है तो दोनों में प्रेम हो जाता है। अब प्रेम हो जाता है तो क्या होता है कि भाई मृणालवती और मुंज जो है वो ये सोचते हैं कि यहाँ से जो है कैसे निकला जाए। अब वो सब कुछ सोच लेते हैं और कि भाई हम ऐसे जो है यहाँ से निकल जाएंगे। अब क्या होता है जब वो सब कुछ प्लान कर लेते हैं तो फिर वो क्या होता है मृणालवती का ना मन बदल जाता है। अब जब वो जो है भागने की सोच रहे होते हैं तो वो बदल जाती है और वो उसको बता देती है कि भाई ये ऐसे ऐसे हमारा है, और वो नहीं जा पाते। अब जो है वो जो है बहुत मृणालवती जो है बाद में बहुत पछताती है कि ये मैंने क्या किया, अच्छे भले हम चले जाते तो अच्छा रहता, अब ये तो यहीं जो है रहेगा। तब उसमें वो जो कहता है वो आप लोगों के लिए भी है सुनने वाली, उसको हमेशा ध्यान रखिए। जामति पच्छे संपजई सामति पहली होए, मुंच बढ़ई मृणाल वही विघ्न बेढ़ई कोय। हे मृणालवती, जो मति पीछे उत्पन्न होती है वह मति पहले ही हो तो फिर मुंच कहता है कि हे मृणालवती फिर किसी को
विघ्न नहीं घेरेगा। बुद्धि तो आई पर देर से आई, उस बुद्धि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मुंच जो है उसे कहता है कि जो इंसान को के अंदर जो बुद्धि बाद में आती है, वो अगर बुद्धि जो है पहले ही आ जाए तो फिर कष्ट होगा ही नहीं। फिर किस बात का? अगर मृणालवती पहले ही ये सोच लेती कि भाई कि यहां से निकले पहले, तब सोचेंगे तो फिर वो निकल जाती। लेकिन अब पछताने से जो है कुछ जो है वो नहीं हो सकता। ये जो है उसको समझाता है कि इंसान को पहले ही सोच समझ के काम करना चाहिए, बाद में जो है पछताने से जो है कुछ नहीं। बहुत ये होता है कि आदमी बाद में सोचता है कि ये हो जाता, वो हो जाता। जिस बुद्धि का पहले इस्तेमाल होना चाहिए, ये इससे रचना में ये इसमें जो है अच्छी बात जो उसने कही है वो यही है कि भाई इंसान को की बुद्धि जो है वो पहले ही सोच विचार के काम करे तो फिर उसको कष्ट जो है वो नहीं होगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसी परंपरा का एक और ग्रंथ है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, इसके जो रचयिता है वो नरपति नाल हैं और हिंदी की ये भी प्रसिद्ध रचना है। श्याम सुंदर दास ने इसे 1220 के आसपास की जो है रचना माना है और माता प्रसाद गुप्त इसे संवत 1400 के आसपास की रचना मानते हैं। जबकि ये रचनाकार ने अपने ग्रंथ में इस रचना का समय 1272 दिया है। इस ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें अजमेर के राजा बीसल देव की कथा है। ये बीसल देव जो है चौहान राजपूत है, उसका विवाह परमार राजपूत भोज की पुत्री से होता है। भोज की पुत्री का नाम है राजमती। राजमती से जो है उसका विवाह हो जाता है। अब वह बीसल देव के यहाँ आ जाती है। बीसल देव के साथ जो है, बीसल देव खुद भी कोई वो नहीं था, बहुत संपन्न राजा था और वहां विवाह होकर के वहां उसको बहुत सी संपत्ति भी मिलती है दहेज में, बहुत अपार प्रांतों के साथ बहुत से प्रांत मिल देता है राजा उससे और वो आ जाता है। अब ये सब कुछ की इतना पहले ही वो मालदार था और इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई, ये सब देख करके उसका दिमाग जो है वो खराब हो जाता है, उसमें जो है घमंड आ जाता है। राजमती वो कहता है कि है कोई मेरे जैसा, बार बार वो जो है कहता है। अब कई बार हो जाता है कि आदमी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वैसे तो वो सुनती रही, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजमती उसे बताती है कि तुम अपने को इतना बड़ा समझते हो और जो है तुम जो है इतनी वो कर रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। उड़ीसा के राजा के यहाँ तो खान में हीरे मोती जो है निकलते हैं और तुम्हारी क्या हैसियत है उसके आगे। अब जब वो जो है ये देख लेता है, सुनता है, तो वो दंग रह जाता है। अब वो जो है, अब राजाओं का तो कोई हिसाब होता नहीं ना, वो राजमती को छोड़ करके और जो है चला जाता है उड़ीसा के लिए। अब जो है 12 वर्ष बीत जाते, 12 वर्ष तक राजमती जो है इंतजार करती है। फिर पुरोहित को राजा के पास संदेश दे करके भेजती है। यही है संदेश राशक कि वो जो है बीसल देव को संदेश दे करके पुरोहित को भेज दिए। ये संदेश भेजने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है कि राजा नहीं लौट करके आता तो वो फिर भेज देती है। ये संयोग और वियोग श्रृंगार की एक गीत नृत्य परक रासो काव्य रचना है। इसमें गीत नृत्य परक जो है संयोग और वियोग श्रृंगार का इसमें वर्णन है। फिर आप देखेंगे एक है संदेश राशक। ये संदेश राशक ये पहले जो है लगा हुआ था। ये जो ग्रंथ है ना अब्दुल रहमान का, ये छंद वैविध्य परक है। ये माता प्रसाद गुप्त कह रहे थे ना कि भाई 2 तरह के ग्रंथ हैं, एक तो वो जो कि श्रृंगार परक ग्रंथ है, गीत नृत्य परक ग्रंथ है, और दूसरे छंद वैविध्य परक ग्रंथ है, रासो ग्रंथ। तो ये छंद वैविध्य परक ग्रंथों की उसमें जो आते हैं। और मुनि जिन विजय ने इसका जो समय है वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पहले का माना है इस ग्रंथ का समय।
अब इसमें अलग अलग अगरचंद नाहटा जैसे लोग इसे 1400 के आसपास जो है इसका समय मानते हैं। इस ग्रंथ में संदेश राशक में भी कवि ने अपना परिचय स्वयं दिया है और अपने को मलेच्छ देश में रहने वाला बुनकर मीन सेन का पुत्र बताया है। संदेश राशक का भी वर्ण विषय जो है वो श्रृंगार ही है और इसमें 223 छंद हैं जो 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें विजयनगर जैसलमेर की एक स्त्री पति परदेश चला गया है, वह पथिक को भेजती है। संदेश राशक में जो जैसलमेर की जो स्त्री है उसका पति जो है परदेश चला गया है और वो भी इसमें जो है उसको जो है वो संदेश भेज रही है कि लौट करके आए पति। तो ये भी एक संदेश काव्य है, जो क्या कहते हैं कि संदेश भेजने जैसे ऊपर है वैसे ही ये भी है। फिर है हमीर रासो। हमीर रासो का जो समय है वो 1215 से 1338 के बीच माना जाता है। सारंगधर इसके रचयिता हैं। शुक्ल जी भी कहते हैं कि हमीर रासो काव्य जो है वो सारंगधर की जो है रचना है और इसमें जो है कई तरह के जो है जो प्राकृत पैंगलम ग्रंथ में जो इसके कुछ छंद जो है वो दे रखे हैं। तो इसमें जो हमीर है, हमीर एक राजा है। हमीर नाम से भी कई रासो ग्रंथ जो है सामने आते हैं, लेकिन ये हमीर रासो 1795 ईस्वी के आसपास जोधराज के द्वारा लिखा गया हमीर रासो है और इसमें 1000 के करीब छंद हैं। रचनाकार ने जो हमीर रासो है ये एक राजा है जो कि जिसका वर्णन जो है जोधराज ने किया है और ये एक वीर काव्य है। इसमें एक राजा अपने जुबान की खातिर अपना जो है सब कुछ जो है बलिदान कर देता है। हमीर को बचाने के लिए वो जो है सब कुछ जो है वो बलिदान कर देता है, अपनी जुबान की खातिर जो है सब कुछ बलिदान करता। अब है पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो अभी इस पर बात हुई है कि पृथ्वीराज रासो जो है चतुर्वर्दाई द्वारा लिखा गया है। चौहान के ये सखा भी थे, मित्र भी थे, मंत्री भी थे, सब कुछ थे और दोनों जो है इसका जन्म साथ साथ हुआ और दोनों की मृत्यु भी साथ साथ हुई, ऐसा जो है उसमें जो है ग्रंथों में हमें मिलता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के राजवंश का पूरा यह जो है एक तरह से इतिवृत्त है और इसके हमें ये कहते हैं कि इसके हमें 3 या 4 रूप जो है वो मिलते हैं। बृहत एक बड़े आकार का, एक मध्यम आकार का, एक लघु आकार का और एक लघुत्तम, ये 4 पाठ मिलते हैं। अब विवाद क्यों हुआ, जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसकी प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता का, तो जब उसको जब देखा पुस्तक उसमें देख रहे हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई ये तो 4 तरह के, कौन से को हम माने। इसमें जो है विवाद है और लोग कहते हैं कि जो मध्यम वाला है उसको जो है मान लेना चाहिए कि इसमें जो छंद है, इसमें जो प्रसंग दे रखे हैं वो जो है प्रामाणिक है। ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि पृथ्वीराज रासो रचना में एक तो युद्ध है, युद्धों का वर्णन उसने जो है बहुत अच्छी तरह से किया है। दूसरा आखेट, राजा लोग जो है वो आखेट बहुत किया करते थे। शिकार खेलने का भी उसने जो है वर्णन किया है कि वो शिकार खेलने के लिए जो है वो जाते थे, राजा लोग जाते थे। और तीसरा है विवाह। पृथ्वीराज चौहान जो है वो जो है विवाह भी जो है उन्होंने कई किए। 3 चीजों का मुख्य रूप से वर्णन है इस ग्रंथ में, युद्ध का, शिकार का, खेत का और विवाह का। ये 3 पृथ्वीराज रासो के मूल वर्ण विषय हैं, जो कि अगर आप उस पूरे उसको पढ़ेंगे। इस ग्रंथ के विषय में दी गई पंक्तियां इसके
चंद की भावना को जो है प्रदर्शित कर देती है कि ये ग्रंथ जो है वो कैसा है, इसमें है क्या। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीतिम नवम रसम षट भाषा पुराणम च कथितम मया। 6 भाषाओं का इसमें जो है वो वर्णन किया गया है, और जो है राजनीति के जो है सिद्धांत जो बताए गए हैं उनका इसमें जो है वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के विषय में कर्नल टॉड, डॉक्टर वूलर इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विवाद को जो है वो सामने लेकर के आते हैं। कुछ विद्वान जैसे कि वूलर, श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा इसे अप्रामाणिक मानते हैं। शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया इसे संदेह से देखते हैं। विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, पंडित हर प्रसाद शास्त्री, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि इसे प्रामाणिक और अप्रामाणिक पर खोजपूर्ण विचार किया है और इसका संपादन किया है कि कुछ ये प्रामाणिक है और कुछ ये अप्रामाणिक है। पर ये ग्रंथ चाहे विवादों के घेरे में जरूर रहा, पर इसकी साहित्यिकता पर कोई लेश मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता, और इसलिए ये ग्रंथ जो है वो एक जो है हिंदी का प्रथम जो है महाकाव्य है। काव्यत्व की दृष्टि से, महानता की दृष्टि से ये ग्रंथ जो है महाकाव्य होने लायक है और हिंदी का पहले महाकाव्य का दर्जा इसको जो है प्राप्त है। इसी उसमें जो है एक और ग्रंथ आता है, अगर परंपरा की बात कर रहे हैं तो वो है परमाल रासो। परमाल रासो जो है श्याम सुंदर दास ने इसका समय 1776 से जो है माना है। पृथ्वीराज रासो के महुआ समय के नाम से जाने वाले अंश को परमाल रासो में छापा गया है। इसे 16वीं 17वीं शताब्दी की जो है वो कहते हैं कि ये रचना है। इसमें राजा परमाल और आल्हा उदल की कथा है। अब आप लोगों ने आला उदल का नाम नहीं सुना होगा उस तरह का, ये भी जो है इतिहास के या हमारे लोक परंपराओं के बहुत जीवित पात्र रहे हैं। इसमें ऐतिहासिकता के आधार पर काल्पनिक युद्धों का वर्णन किया है। द्विवेदी जी और शुक्ल जी इसे जगनिक कवि की रचना मानते हैं। अब ये आल्हा जो है क्या है पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना है। ये भी एक आल्हा भी एक पुराण है और उसमें बताया गया है कि ये लोग कितने बहादुर लोग थे। जो उनका वर्णन है कल्पित ही है, मैंने भी कभी बचपन में ही सुना था। आला उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए। अब वो खाना खाने बैठे हैं। अब उसमें वर्णन कर रहे हैं, उसमें एक वर्णन आता है, मुझे बचपन का ही ध्यान है ये, कि बड़े बड़े चमचा रानी मछला के जामे 9 मन दाल समाए, 100 चमचा आला खा जाए, उधल खाए 500 जाए। कितनी गपोड़ है। इतने बड़े बड़े करछियां हैं मछला रानी की, उसमें पात्र है जिसके कि 100 चमचा आला खा जामे 9 मन दाल समाए। 9 मन दाल आती है एक चमचे में, एक करछी में। 100 चमचा आला खा दे, उदल खाए 500 जाए। इंसान है, दानव है, क्या है, पर वीरता का ऐसा लोमहर्षक वर्णन अब तो मैंने सुना नहीं वर्षों से, पर जब मैं छोटा था सुन करके एकदम जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे जब सुनाते थे इसे। तो बहुत ही प्रभावशाली लोक जीवन से जुड़ा हुआ ये एक काव्य है। फिर एक विजयपाल रासो जो है ग्रंथ है, इसको लल्लनी भाट ने जो है इसकी नल्लनी भाट ने इसकी रचना की है और माना जाता है कि ये 1110 की जो है ये रचना है। इस रचना के विषय में मेनारिया जी भी कहते हैं कि ये नहीं, ये 1900 के बाद की है, पर वास्तव में ये रचना अगर देखा जाए तो है ये लगभग 1110 के आसपास की। इसमें बहुत से ऐसे जो प्रक्षिप्तांश आ गए हैं। प्रक्षिप्तांश का मतलब है कि जो ऐसे समय समय पर छेपक जोड़े जाते हैं,
जो वैसे ही जोड़ दिए जाते हैं, वो जो है इसमें जो है मिलते हैं। और इसमें इन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा जो है करते हुए लिखा है कि मेरा आश्रयदाता जो है कैसा है। 20 गजराज, 20 गजराज, बाजी 1600 माते, दिए 700 ग्राम शहर हिंडौन सुदाने। इतने 700 गांव भी दे दिए, हाथी भी दे दिए, ये दे दिए, इसकी प्रशंसा जो है वो कर रहे हैं। इसी दायरे में जो है आप देखेंगे कि खुमान रासो की एक जो है रचना जो है वो आती है, जो लगभग 1733 से लेकर के 1760 के बीच की जो है ये रचना मानी जाती है, खुमान रासो जो है। और इसके रचने वाले कवि का नाम जो है वो जो है माना जाता है कि कोई दौलत दलपति विजय या दौलत विजय है, वो है। और लोग इसे 18वीं शताब्दी की रचना जो है मानते हैं। सरस्वती की वंदना करते हुए इस ग्रंथ में रचनाकार कहता है, कमल बदन कमलासन कमलासना कवि और मुख के बास, बसे सदा बागेश्वरी विद विद करे विलास। इस तरह से आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसकी जो परंपरा है, रासो काव्य परंपरा, वो एक लंबी परंपरा है। इसके अंतर्गत कुछ छंद जो है ऐसे, कुछ रासो काव्य ऐसे हैं जो कि गीत नृत्य परक हैं, और कुछ रासो काव्य ऐसे हैं जो छंद वैविध्य परक हैं। इन दोनों के अध्ययन को करते हुए ये पता चलता है कि हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो अन्य रासो ग्रंथों से इसको जो है अलग कर देती हैं, इसको श्रेष्ठ बना देती हैं, इसको इतना ऊंचा स्थान जो है वो दिला देती है। उनको उनकी बात में कर रहा हूं। आकार का महत्व बहुत विशाल का है, बड़ा ग्रंथ है। इसमें लगभग 29 समय है और 16,000 से ज्यादा छंद है। इस ग्रंथ को अगर आप देखेंगे तो ये एक विशाल काय ग्रंथ है जिसमें कि 29 समय अध्याय जैसे होते हैं, वो उतने अध्यायों में इसको जो है वो बांट करके जो है वो रखा गया, और उसमें 16,000 से ज्यादा लगभग इसमें जो है छंद आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रभावान्विति, प्रभावान्विति का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाला है आप पर। जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाला है। ये उन बहादुर लोगों की कथा है कि जो इतिहास में जो है वो अमर हो गए, होते थे। जिक्र आता है ऐसे लोगों का भी, कितनी बार उसने जो है दुश्मन को पकड़ा और हर बार छोड़ दिया, ऐसा जिक्र आता है। ऐसे ऐसे बहादुर लोग होते थे कि इसमें ही वर्णन आता है कि युद्ध हो रहा है और जो है गर्दन कट गई और धड़ जो है वो घंटों लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा वर्णन भी इसमें जो है देखने को मिलता है। वो लोग वाकायदा बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसको आप ये मत समझिए कि ये तो मैं मान रहा हूं कि ये इसमें बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण जो है वर्णन किए गए हैं, पर सारे गपोड़ हैं ये मैं नहीं मानूंगा। लोग बहादुर होते थे। अब इसी में एक जगह आता है, अगर आप ये उसमें देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि पृथ्वीराज चौहान के जो एक थे चाचा थे कर्ण, चाचा कर्ण। अब चाचा कर्ण जो थे वो बहुत बहादुर थे। एक बार क्या हुआ कि जैसे सभा में बैठे हुए तो कोई राजपूत जैसे था, तो जैसे आदत होती है लोगों की अपनी सबकी, वो मूछें रखते हैं राजपूत। तो उन्होंने क्या किया, उसने जो है जो राजपूत था उसने अपनी मूछों पर ना ताव दे दिया। ताव देना यूं जो कर लेते हैं, ऐसे यूं मोड़ करके ऐसे करते हैं ना मूछों को, ऐसे कर दिया उनके आगे। उन्होंने उसकी गर्दन काट दी कि हमारे सामने तो मूछों पर ताव दे रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं हुआ चाचा करने को। कहते हैं, अब मैं तो देखो उसी युग का तो हूं नहीं जो मैं प्रामाणिक तौर से बोलूं आपको, पर जैसा मैं सुनता रहा हूं, जैसा पढ़ता रहा हूं, उसी के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं कि कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने
उनकी आंखों पर पाव मन सोने की पट्टी बांध दी। पाव मन का मतलब है सवा मन, सवा मन सोने की पट्टी बांध दी गई उनकी आंखों पर, और वो तभी खुलती थी जब कभी युद्ध होता था तो युद्ध क्षेत्र में ले जाकर के उस पट्टी को खोल देते थे। अब आप बताओ कितने बहादुर थे। सवा मन की पट्टी जो आदमी बांधता हो वो मामूली ताकतवर आदमी होगा? वैसे ही होगा हमारे जैसा? कितना बहादुर आदमी होगा, इतना वजन। अब क्योंकि ये वीरता परक काव्य है, हम वहां भी पढ़ते हैं। बहुत साल पहले मैंने देखा था, आपको शायद मौका मिले तो जाइए, अब पता नहीं कहाँ है, म्यूजियम में देखा था मैंने कि वहां ना महाराणा प्रताप की तलवार रखी हुई थी। बहादुरी की बात कर रहा हूं मैं, क्यों विश्वास कर लेना चाहिए हमें। मैंने छोटा था बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा नहीं था, छोटा था, पर मैं देख रहा था, अंदाजा अब भी मेरी वो है निगाहों में, लगभग 20-25 किलो से कम की नहीं होगी वो तलवार, निखालिस लोहा था। उनका कवच भी रखा हुआ था जो पहन करके वो लड़ते थे, लाल किले की बात कर रहा हूं मैं, म्यूजियम में वो भी रखा हुआ था। वो भी कम से कम 20 किलो से कम का क्या हो, 20-25 किलो का तो होगा ही। वो भी लोहा ही था, जैसे वो लड़ियां लगी रहती हैं ऐसे ऐसे, उसे पहन के लड़ते थे जो जूते। कम से कम वो आदमी अगर ज्यादा नहीं तो 60 किलो तो वो लोहा पहन करके लड़ता था। वो तो इतिहास की बातें, वो कोई गपोड़ की बातें नहीं है इसको, इस पुस्तक की तरह से। उसकी तो वकायदा मैंने देखा था, मैं देख के दम कि कितना ताकतवर आदमी था। जो इंसान 60 किलो के करीब, 60 नहीं 50 लगा लो, 50 नहीं 40 लगा लो, 40 किलो लोहा अपने शरीर पर लाद करके और हाथ में वो तलवार लेके तब तो वो लड़ने के लिए जाता था। तो वो क्या कमजोर आदमी रहा होगा? ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के जब हम इसको पढ़ते हैं, रचना को पढ़ते हैं, संयोगिता ने कहा, अरे चौहान साहब मैं भी तुम्हें चाहती हूं। पहुंच गए वहां प्राप्त करने के लिए। विवाह, मैंने कहा है ना, शौक थे, आखेट, विवाह। ये तो आपको अब जो लगा हुआ है, मेरे टाइम में तो शशि वृता विवाह लगा हुआ था, संयोगिता विवाह, शशि वृता विवाह, निरे ऐसे उनके प्रसंग हैं। और वो उसको प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर। तो इसलिए ये रचना जो है वो प्रभाव, इसमें जो है वो प्रभाव छोड़ने वाली है। आप जब रचना को पढ़ेंगे तो आपको ये सोचने के लिए रचना मजबूर कर देती है कि भाई वाह, कैसे लोग और कैसा वर्णन और कैसा उनका जीवन था, कैसे जो है बहादुर लोग थे। ये प्रभाव आप पर पड़ता है रचना को पढ़कर। ऐतिहासिक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की एक और जो विशेषता है कि इसका जो है ना इतिहास में इनका वर्णन मिलता है। ये ऐसे नहीं है कि कोरी कोरी कल्पना जो है कर दी है, ये बस कोई था। आप देखिए ना इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का, आप मैंने बताया ना कि अंतिम हिंदू बादशाह थे, उसके बाद हिंदू बादशाह जो है वो खत्म हो गई। तो उनका जो ये जो ग्रंथ है वो बहादुर थे, वो क्या कहते हैं, दयावान थे। इतिहास में प्रमाण मिल रहे हैं ना। इतनी बार कोई दुश्मन को पकड़ करके कोई ऐसे छोड़ता होगा? राजनीति तो बिल्कुल नहीं कहती। राजनीति ये तो कहती है एक बार जो भी हाथ में आ जाए उसको छोड़ो मत, दुश्मन को बिल्कुल भी। पर इतनी बार छोड़ देना, ये भी उसकी जो है, जो उसके जो गुण बताए हैं कि दया वीरता भी, दया वीर भी है और वो जो है युद्ध वीर भी है, ये इसको ये जो है प्रभावित करते हैं। फिर मर्म स्पर्शी वर्णन,
बहुत से वर्णन हैं ऐसे जो आपके मर्म को जो है छू सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं, चाहे वो संयोगिता का प्रसंग हो, चाहे वो आपके कैमास वध का प्रसंग हो, जहाँ की वो उसको जो है मार करके जो है वो मार देता है अपने मंत्री की पत्नी, मंत्री को ही, और वो करता है, फिर उसकी पत्नी मांगती है। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो मर्म को जो है छू लेते हैं। युद्ध, श्रृंगार, आखेट, यानी युद्ध भी और विवाह भी और आखेट भी, जो मैंने पहले कहा, ये 3 कविता के मूल वर्ण विषय हैं इसके। चरित्रवान नायक, ये नायक जो है अपने आप में चरित्रवान है, कोई इस तरह के नायक नहीं है जो नायकों के गुण बताएंगे, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत, ये नायकों के जो सैद्धांतिक रूप से गुण बताए गए वो उसमें जो है विद्यमान है। फिर वो कहते हैं कि छंद विधान की निपुणता, जो छंदों का प्रयोग किया गया है उसमें जो है रचनाकार जो है छंद प्रयोग में बड़ा निपुण है, यानी बड़े अच्छे, उचित और क्या कहेंगे कि संगत छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। फिर कह सकते हैं कि अभिव्यंजना कला, इनकी जो अभिव्यंजना कला माने अभिव्यक्ति कला है वो बहुत अच्छी है। ये शब्दों का बड़े प्रभावशाली ढंग से जो है वो प्रयोग करते हैं। शुद्ध साहित्यिक रचना, अब क्योंकि ये ऐतिहासिक रचना है, इतिहास में तो जो है फर्क होता है ऐतिहासिक रचना में और जो है ये ऐतिहासिक रचना और साहित्यिक रचना में, पर ये शुद्ध साहित्यिक रचना है। इतिहास में हम ये जानते हैं कि कौन आदमी कब पैदा हुआ, कैसे मरा, कैसे जिया, पर साहित्य में हम ये जानते हैं कि वो आदमी सोचता क्या था अंदर से। जैसे रहीम है, रहीम इतने उदार व्यक्ति और इतने कठोर व्यक्ति, इतिहास में वो अकबर के सेनापति, अकबर के भाई लगते थे वो, और वो जो है इतने इतने युद्ध लड़े। 16 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा और 72 साल की उम्र में अपना अंतिम युद्ध लड़ा। इतने कठोर एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है इस तरह की कविता करने वाले। इतिहास ये बताता है कि वो आदमी बहुत बहादुर था, वो ऐसा था ऐसा था। साहित्य ये बताता है कि वो दिल से बड़ा कोमल था। यही फर्क है इतिहास में और साहित्य में। साहित्य भावनाओं पर आधारित है, उसकी सोच पर आधारित है, जबकि इतिहास जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्ट्स, तथ्य। और इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई आप जो ठीक है इतिहास को आधार बना करके रचना लिखी गई है, तो अगर मान लो आप उसमें इतिहास खोजना चाहोगे तो फिर इतिहास ही पढ़ लो ना, उसमें साहित्यिकता की क्या जरूरत है? उसको क्यों पढ़ रहे हो? इतिहास पढ़ो, अगर तुम्हें उसका इतिहास जानना है तो। लिखा हुआ हिस्ट्री, हिस्ट्री में पढ़ो, राजपूतों की हिस्ट्री को पढ़ोगे, वहां पढ़ लो जो पढ़ना है तुम्हें। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये साहित्यिक रचना है, इसको इतिहास की दृष्टि से नहीं, इतिहास है लेकिन इसमें साहित्य का जो पुट है वो ज्यादा है। प्रामाणिकता, अप्रामाणिक रचना, अब कुछ लोग इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। ये विवाद तो खत्म हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अब कोई ऐसे प्रमाण तो होते नहीं कि वीडियो फिल्म हो उसमें आप खोल करके देख लें कि ये रहा, अच्छा हैप्पी बर्थडे इस दिन हो रहा था, इसका क्या टाइमिंग आ रहा है, उसमें आपकी रील में क्या वो आ रहा है, सब आप देख सकते हैं। आज तो वो तो जमाना था, उस जमाने के लोग कब के मर मरा गए, जिसको जो पल्ले पड़ा वो उसने जो है लिख दिया। अब इसको पूरी तरह से यूं कहो कि जी नहीं यही ठीक है और ये गलत है, ये जो है वो ठीक नहीं है। इस तरह से
हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो रचना है वो जो है एक महान कृति है, वो एक महान कृति है और वो हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव जो है वो रखती है, ये आप जो है कह सकते हैं। यहीं पर मैं एक और बात कहना चाह रहा था जो मैं बीच में स्टार्टिंग में जो है बोल नहीं पाया, वो ये है कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। इसमें मैं बताता हूँ ना हमेशा, वो मैं आज स्टार्ट करते समय थोड़ा सा वो हो गया, तो मैं ये आपको नहीं बता पाया कि इसमें जो है क्या, इसको जो है क्या जो है आप कहेंगे कि ये रचना जो है इसको आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। नंबर 1 जो अभी मैंने कराया, रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान निर्धारित कीजिए। स्थान निर्धारित करने के लिए मैंने आपको जो है उसकी विशेषताएं बता दी हैं कि वो जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो और रासो ग्रंथों से अलग हैं। नंबर 2 इसमें जो है वो ये पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार कीजिए। अक्सर आता रहता है पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में। नंबर 3 वो ये कह सकता है कि कैमास वध के आधार पर जो है इसका काव्य सौंदर्य बताइए। एक और हो सकता है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। और एक बार पूछा गया था, केवल एक बार, कि पृथ्वीराज रासो के आधार पर या कैमास वध के आधार पर पृथ्वीराज चौहान का चरित्र चित्रण कीजिए। ये एक ही बार पूछा किसी ने। तो इस तरह से आप अगर ये जो है प्रश्न करेंगे तो वो बात हो जाएगी। एक मैंने आपको अभी बात की, आपसे अभी बात की है, एक विषय की चर्चा की है। दूसरा विषय मैं आपको करा चुका हूँ पहले, सिर्फ आपको इसमें जो है उदाहरण फिट करने हैं अपने लेसन में से, अपनी किताब में से। जो मैंने आपको कराया था कि इसके काव्य सौंदर्य की परख करो। उस वक्त मैं कह रहा था ना कि किसी भी काव्य के सौंदर्य की परख करनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी के आधार पर उसके काव्य की परख जो है वो कर सकते हैं। जो मैंने बताया था, वर्ण विषय, कल्पना सौंदर्य, मर्म स्पष्टि स्थल, प्रकृति चित्रण, रस योजना, भाषा, छंद, अलंकार, बिंब योजना, लक्षण शक्ति, ये मैंने कुछ आपको जो है कुछ ऐसे तत्व दिए थे जिनके आधार पर आप किसी भी जो कविता है उसके काव्य सौंदर्य की परख कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप पृथ्वीराज रासो की भी परख कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। वर्ण विषय क्या है, आपके कोर्स में लगा है कि ना भी आप कह सकते हैं कि भाई इसमें जो है कैमासवध। अब बात करते हैं जरा इस पे, फिर मैं बताऊंगा इस पे आपको, और फिर आगे दूसरी बात करूंगा। पृथ्वीराज रासो एक विशालकाय ग्रंथ है। अभी आपको मैंने बताया ना, इसमें 29 समय है, लगभग 16,000 के करीब छंद है। उनमें से एक समय है ये कैमासवध। ये समय समय पर बदलते रहते हैं। एक बार पहले लगा हुआ था संयोगिता स्वयंवर, उससे पहले एक बार लगा हुआ था कि वो जो है शशिव्रता विवाह, वो लगा हुआ था। तो इस तरह से जो है ये जो विषय है ये जो है हमारे उसका है, पृथ्वीराज रासो का एक पार्ट है। इस कैमास वध के अंतर्गत हम जो है जो विचार कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कैमास का कैसे वध हुआ। पृथ्वीराज चौहान के
कई मंत्री थे और उन मंत्रियों में से जो कैमास था वो जो है बहुत जो है बहादुर था और पृथ्वीराज चौहान को वो बहुत पसंद था। अनेक लड़ाइयों में उसने पृथ्वीराज चौहान को विजय दिलाई थी, इसलिए वो उसको बहुत पसंद करता था, उस पे उसको बहुत ज्यादा भरोसा था। यही कारण है कि जब आप कैमास वध की रचना को पढ़ते हैं तो उसमें आएगा, इसमें जो कथा प्रसंग आता है वो यही आता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत सी मानसिक युद्धों से, उससे मानसिकता से परेशान होकर के जो है वो जो है आखेट के लिए चला जाता है। काफी लड़ाइयों से थक चुका है, वो राजकाज का काम जो है कैमास के ऊपर छोड़ करके, अपने मंत्री के ऊपर छोड़ करके और आखेट के लिए जो है वो जंगल में चला जाता है। इसमें जो वर्णन है आपके इस प्रसंग में, अब वहां जाकर के अपना वो रह रहा है। उधर कैमास जो था वो वहां पर जो है अपना शासन करने लग जाता है, उसकी एब्सेंस में वो राज्य चला रहा है। तभी क्या है कि जो देखता है एक दिन कि उसकी विजय में कारनटी के साथ एक दासी भी जो है आती है और वो देखता है दासी जो होती है उसके, वो भी उसके पृथ्वीराज चौहान भी उसके प्रति आसक्त था। तभी क्या होता है कि एक दिन दासी उसको जो है देखती है और उसको जो है वो अपने पास बुलाती है। अब जो है उनका दोनों का जो है वो देखता है तो उसकी जो पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी है उसको वो जो है देख लेती है, उसको बहुत क्रोध आता है कि राजा की एब्सेंस में ये उनकी जो एक दासी है जो उसको बहुत प्रिय है उसके पास गया है। वो तभी जो है एक दासी को जो अपनी जो राजकाज जो उसके महल की थी उसको जो है भेज देती है। वो फटाफट जो है जंगल जहां वो गया हुआ है वहां वो जाती है। अब उनको वो सो रहा होता है। अब राजाओं की को ये दासियों को ये अधिकार नहीं है कि वो जा करके ये उठा दें उनको कि उठो महाराज ऐसे हो रहा है। तो वो क्या करती है कि वो अपने जो उसके गहने होते हैं उनको बजाती है, उससे जो है राजा की आंख खुल जाती है और वो वो उसको सब बता देती है। तभी वो वहां से जो है फटाफट जो है अपना जो है वापस आ जाता है। जो इसमें कथा प्रसंग चल रहा है आता है तो वो देखता है कि जो क्या कहते हैं बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं और बीच में बिजली चमक रही है। तो बिजली जब चमकी तो वो जो है अब कैमास को और उनको जो है देखता है, दोनों को, उसे बहुत क्रोध आता है और वो जो है उस रोशनी में जो है कैमास को जो है उसको मार देता है। मार तो देता है लेकिन जो है उसका मंत्री जो है वो उससे कहता है कि भाई महाराज ये क्या आपने किया। तब वो उसको क्या करता है कि वो उसको महल में वहीं पे जो है खोद करके दबा देता है। और उसके मंत्री को जो है वो ये जो माता स्वप्न में आकर के ये बता देती है कि ऐसे ऐसे ये बात है। तब राजा मंत्री जो है पूछता है कि वो कहाँ है ये है। उसकी पत्नी भी आ जाती है। तो वो जो है, जो मैं कह रहा था कि वो मार्मिक प्रसंग है, किसी को नहीं पता होता, बस उसी को पता होता है कि वो कहाँ है। तब उसकी पत्नी कहती है कि भाई जो भी हुआ वो मुझे दे दो, उसके वो तो बॉडी तो मुझे दे दो। अब इसमें उसमें जो है सरस्वती जी का वर्णन है, सफेद वस्त्रों वाली है, ऐसी है वैसी है, उसका जो है इसमें फिर वर्णन किया जाता है। ये इसका जो है, और वो बाद में उसको जो है
कहते हैं कि भाई इसको जो है दे दो, और वो दे देते बॉडी। ये इसका कथा प्रसंग है जो इस बात को बताता है कि वो जो है बेशक जो है सूरवीर तो था। अब मैं उस पर बात कर रहा हूँ थोड़ी सी उसके लिए कि जो अगर वो ये कह दे कि पृथ्वीराज जो चौहान है उसका चरित्र अगर बताने को कह दे, तो उसमें यह है कि वो नायक है, इसका कैमास वध का नायक है। वो पूरी रचना में जो है वो विद्यमान है, उसी की छाया सब जगह दिखाई देती है। वो नायक है। नायक कौन होता है? जो कि जो है जिसका की रचना में पूरी व्याप्ति होती है, जिसका चरित्र बहुत प्रभावशाली होता है, जिसके चरित्र से दूसरे पात्र भी प्रभावित होते हैं। और जो रचनाकार के, असली बात बता रहा हूं, जो अगर नायक तय करना है तो वो ये है कि जो रचनाकार के उद्देश्य की पूर्ति करता है वो नायक है। जैसे आप देखेंगे कि नायक चंद्रगुप्त नायक है, चाणक्य नहीं है। क्यों? अगर नाटक का नाम चाणक्य रख देते तब क्या होता? वो तो और अच्छा था। सारा खेल तो चाणक्य का किया हुआ है, चंद्रगुप्त उसका दास है, जैसे वो चाहता है वैसे उसको करना पड़ता है। पर नाटककार के दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा कि भाई मुझे नायक जो है ऐसा चाहिए जो धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त हो। चाणक्य में तो वो गुण नहीं है। इसलिए चाहे चाणक्य गुरु है, चाणक्य राजनीति का पंडित है, चाणक्य चंद्रगुप्त को बनाने वाला व्यक्ति है, चाणक्य जो है सारी परिस्थितियों को जो है जानता है, खेल खिलाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं रचनाकार ने उसका नाम नाटक का चाणक्य नहीं रखा, चंद्रगुप्त ही रखा। इसलिए रचनाकार के उद्देश्य की पूर्ति क्योंकि उसी के माध्यम से होनी है, इसलिए उसने उसका नाम ये रखा। तो इसलिए नायक वो व्यक्ति होता है जो रचनाकार के उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। अब ये जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो नायक है, और वो इसकी जो है पूर्ति करता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गलती करने पर अपने निजी प्रिय को भी नहीं बख्शता है। अवतारी पुरुष है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वो जो है अवतार भूप पृथ्वीराज पहु, राज सुख दिन सम लहें, जा दिन पृथ्वीराज भव ता दिन भरम उतरे। ये अवतार भू पृथ्वीराज पहु, पृथ्वी पर जो है पृथ्वीराज जो है एक अवतार पुरुष के रूप में, अवतारी राजा के रूप में जो है वो अवतरित हुआ है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसकी यज्ञ से उत्पत्ति हो रही है। तो ये जो दिखाता है, ये जो चीजें हैं, ये उसके अवतारी होने का संकेत है। उसके वंश का जो गौरव बताता है वो सामान्य नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जैसे कि कोई बड़ा आदमी अवतार लेता है, जैसे देवी देवता होते हैं वो जैसे अवतार लेते हैं। इसलिए ये जो है पैदा नहीं हुए हैं सामान्य से, एक तरह से इनका अवतार हुआ है, इन्होंने जनता के लिए अवतार लिया है। सूरवीर, वो वीर भी है, वो निडर भी है। लगभग उसने जो है 14 विवाह किए थे, जो मैं कह रहा था रोशन पृथ्वीराज चौहान ने। वीर और निडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लगभग उसने जो है बहुत से, जैसे संयोगिता है गया और लेकर के आ गया। संयोगिता ने कहा कि मैं विवाह करना चाहती हूँ, और उसने कर ली। जो रचना में जो वर्णन है वो इसमें नहीं है। कहीं कैमास वध में आप ढूंढें, इसमें 14 विवाह कहाँ दिखा रहे हैं? इसमें तो एक ही घटना है आपकी, पर पूरे उसमें जो है वो एक वीर निडर पुरुष के रूप में सामने आता है, विरही पुरुष। अब ये जो है इसमें वर्णन आता है, ये कैमास वध में है कि वो एक विरही पुरुष है। विरही पुरुष है कि संयोगिता के विवाह से तप्त है, वो
तभी तो जाता है वो जंगल में कि चलो वहां चला जाता हूँ, वहां आराम से रहूंगा, आखेट भी करूंगा, वहीं रहूंगा, परेशान होकर के जैसे लोग निकल जाते हैं कहीं। तो वो संयोगिता के विवाह से तप्त है। संयोगिता का विवाह होने वाला है, उसके पास निमंत्रण भी उसने नहीं भेजा है, तो इसलिए वो जो है बहुत वो है, जा भी नहीं पाएगा, और ये वो बहुत मानसिक उससे गुजर रहा है, और वो जो है एक विरही पुरुष के रूप में सामने आता है। इतना बहादुर वो सब कुछ होते हुए भी उसके चरित्र में ये जो विरह है, ये भी जो है रचनाकार ने जो है दिखाया है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी जो है जब परिस्थितियां उसके फेवर में नहीं होती तो किस तरह से, या जिनको व्यक्ति चाहता है उनके लिए, उसके लिए कैसा जो है बेचैन हो उठता है, जैसे संयोगिता के लिए वो होता है, और उसी कारण वो जो है शांति की खोज में मान लो यह जो है जंगल की ओर जो है चला जाता है। क्रोधी व्यक्ति, ये बात समझ में आई नहीं, उसको पूछनी चाहिए थी कि क्रोधी व्यक्ति है वो, क्रोध में आकर के उसने जो है अपने इतने प्रिय जो व्यक्ति को भी उसने जो है, जो उसको इतनी अनेक युद्धों में उसने उसको विजय दिलाई, जो उसका बहुत ही प्रिय मंत्री था, इतना होते हुए भी जो है वो जो है उसने उसको जो है क्रोध में आकर के जो एक ही बाण से जो है उसको जो है मार दिया। कोई उसके विषय में कोई उसने खास विचार नहीं किया कि मारूं या ना मारूं। क्रोध में तभी तो कहते हैं ना कि क्रोध में आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है। उसका विवेक नष्ट हो गया, वो नहीं सोच पाया कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो वो एक क्रोधी व्यक्ति के रूप में भी सामने आया। सहृदय व्यक्ति भी है, वो जब कैमास की पत्नी की दशा को देख करके उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, और वह चंद्रवरदाई से पूछता है कि कैसा काम नहीं, चित्त की द्रविता कन्नौज जाने के समय भी दिखाई देती है। वो जो है कहता है कि भाई चलो उसको जो है शव जो है वो दे दिया जाता है, वो पिघल जाता है, उसका हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाता है। जब उसकी पत्नी की हालत वो देखता है, वो छटपटा रही है, उसके निवेदन कर रही है, तो वो जो है उसको उसका वो जो है दे देता है। पाठक पर प्रभाव, अब ये आपकी अपनी बात है कि आपने रचना पढ़ी, पढ़ करके आपको कैसी लगी, उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ा। ये पाठक पर प्रभाव का मतलब है आप पर क्या प्रभाव पड़ा, आप ही तो है पाठक। तो जब रचनाकार इसको पढ़ता है, रचनाकार की इस रचना को जब पाठक पढ़ता है तो उसको कैसा लगता है। तो भाई आप यही कह सकते हैं कि भाई जब हमने इस कैमास वध को पढ़ा तो हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान एक जो है बहुत सशक्त बादशाह है और कैमास उसका जो है बहुत प्रिय है, लेकिन अचानक जो है घटना परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन के साथ कैमास जो उसका इतना प्रिय था वह उसको भी उसकी गलती पर क्षमा जो है वो नहीं करता है, और वो उसको दंडित जो है कर देता है। इससे पता चलता है कि उसको जो है गलत कार्य जो है वो जो है वो पसंद नहीं है। उसका चरित्र जो है इस तरह का जो है उसमें दिखाया है, जो एक अच्छे चरित्र के साथ साथ उसके क्रोधी स्वभाव को भी बताता है, उसके चरित्र की इस कमी को भी उजागर कर देता है। इस तरह से आप इस रचना को जब पढ़ेंगे तो उसमें से ये देखेंगे कि भाई कौन सी चीज ऐसी हो सकती है कि जो कि हमारे जो है पाठक से संबंधित कौन सी चीज ऐसी है जो आपको प्रभावित करती है उसके चरित्र की। तब आप ये बताएंगे कि रचना को पढ़ते हैं तो उसका पाठक पर जो है वो ये प्रभाव पड़ता है। अब जो है आता है कि पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उस पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज रासो की भाषा पर अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके विषय में जो कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में कहा जाता है ना कि उक्ति धर्म विशालस्य राजनीतिम, इसको जरूर याद कीजिए। ये बहुत चर्चित उनकी पंक्तियां हैं।
षट भाषा पुराणम च कुरानम च कथितम मया, जो उसके विषय में जो कहा जाता है पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में, कि इसमें जो है संस्कृत है, इसमें प्राकृत है, इसमें अभ्रंश है, इसमें पैसाची है, इसमें मागधी है, इसमें सूरसैनी है। ये षट भाषा इसमें है जिनको कि वो कह रहा है कि षट भाषा पुराणम च कुरानम च कथितम मया, ये इसकी भाषा के अंतर्गत जो है वो आती हैं 6 भाषाएं। इसको आपको याद करना चाहिए भाषा के संदर्भ में। ये जो पंक्तियां बहुत चर्चित है, पहले से ही कम उसमें है, तो इनको याद करना चाहिए आपको। अब यह है इनकी भाषा की क्या विशेषता है। भाषा की जो विशेषताएं है वो है उद्धत प्रयोग युक्त। उद्धत प्रयोग युक्त जो भाषा है उसका क्या मतलब है कि कठोर महाप्राण शब्दों का प्रयोग है। जो कठोर शब्द हैं उनका जो है प्रयोग जो है इसमें जो है वो किया गया है। जैसे मुट्ठी, दिष्टि, ऋषि, ढुल्लिंग, चुपकी, निकर्रिग, एक सार, मुष्टि है, दिष्टि है, डुल्लिंग है, ये चुपकी है, ये सब जो है वो जो कठोर महाप्राण शब्द हैं उस तरह के शब्द हैं जिनका कि इसमें जो है प्रयोग हुआ है। इसमें ज्यादातर आपको जो है द्वितीय वर्ण प्रधान जो भाषा है उसको देखने को जो है मिलेंगे। ओज गुण युक्त, ओज गुण युक्त जहां जोश या उत्साह का वर्णन किया जाता है, जहां उसने वर्णन किया है चौहान जो है कैमास को मारने का धनुष बाण चढ़ाता है तो देव, नाग, मनुष्य सब डर जाते हैं। ये उसका जो है वहां पर जो वर्णन किया है, वानावरी तट कंत घुटित घर धर धरानी अधासी, ये जो है ये ओज गुण युक्त भाषा का जो है प्रयोग है। क्योंकि इसमें ये जो भाषा है ना, ये दरअसल में सीधी हिंदी नहीं है, हिंदी तो तब तक आ ही रही थी, और इसीलिए इसमें जो है अभ्रंश का भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव है। संस्कृत है, प्राकृत है, अभ्रंश है, ये ज्यादा इसमें जो है मिली जुली भाषाएं हैं। भावानुसारणी, भावानुसारणी का मतलब है कि कोमल, भावों के अनुसार, कोमल भाव के अनुसार भाषा कोमल है। भय परतिष्क काव्य मन आई, ये भी कोई कोमल थोड़ी है, पर कह सकते हैं कि ये भी कोमल है, द्वितीय वर्ण प्रधान है। और एक और जो चीज है वो है भाट शैली, भाट शैली का जो है प्रयोग इन्होंने जो है अपनी भाषा में जो है वो किया है। अब है शब्द भंडार। शब्द भंडार का अर्थ है कि किस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। अब नामवर सिंह ने कहा है कि हर शब्द जैसे इनके इशारे पर नाचता है। नामवर सिंह ऐसा कहते हैं कि रचना को पढ़ करके लगता है कि जैसे हर शब्द जैसे इनके इशारे पर नाचता है, ऐसा नामवर सिंह का मानना है। विद्वान है वो नामवर सिंह, पृथ्वीराज रासो उनका जो है चर्चित जो है वो है प्रिय विषय, जिस पर कि उनका जुड़ा हुआ काम भी है। यद्यपि हैं वो आधुनिक काल के वो, पर उनका जो काम है वो प्राचीन उस पर है। नामवर सिंह जी जैसे जो है कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। बहुत सी जगह शब्द प्रयोग को वो बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं शब्दों को, उसको जो है जैसी इच्छा होती है वैसे कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। उक्ति, धर्म, विशालस्य, प्रतिमा, काम, मराल, कंठ और नृप, ये शब्द जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग है। ये सब मैंने कहा है ना कि हर जगह आपको यही चीजें जो है एक पैमाने में ढाल करके आपको तैयार करना है, उसी लिए मैं बोलता हूं इन चीजों को। तद्भव शब्द हत्थु, सत्थि, काज, सपनंतरी, परतिक, देश शब्द बम्ब, घोर, झोंगा, विदेशी शब्द खबर, तुर्क, जेर,
ऐसी इसमें जो आपके ये जो कैमास वध है, इसमें ये शब्द जो है आए हैं पढ़ते समय, और जो है आप छांट सकते हैं इसमें से रखने के लिए, पर वानगी के लिए इस तरह से आपको जो है बता देना चाहिए। अगर मान लो आपको नहीं भी पता है, क्योंकि कठिन है ना, भाषा थोड़ी अलग अलग तरह की है, तो आप इसको ये भी दूसरे ढंग से भी इस बात को कहा जा सकता है। और वो ये कि वो शब्द जो भंडार जो होता है वो किसी भी भाषा की शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना जो है विस्तृत होगा, जितना परिष्कृत होगा, वो भाषा उतनी ही जो है वो प्रभावशाली होगी। इस दृष्टि से जब हम कैमास वध पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के कैमास वध प्रसंग की जो भाषा है वो बहुत प्रभावशाली है। रचनाकार ने इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी चारों प्रकार के शब्दों का जो है वो प्रयोग किया है। तत्सम ये, तद्भव ये, देशज ये, विदेशी ये नहीं पता तो प्रयोग किया है। अगर चार में से एक का भी पता है, तत्सम का पता है तो तत्सम बता दो, अभी मैंने कहा ना याद करना उसको, उसके छांट के बता दो। देशज मिलते हैं तो देशज बता दो। इसके देशज शब्दों का ये उदाहरण है। कोई परफेक्शन नहीं होती है कि यही एक तरीका है। आप अपने समय को देख करके, अपनी काबिलियत को देख करके, उसके अनुसार अपने जो है जो आपका जो प्रश्न का जो उत्तर है उसको जो है आप बदलने की शक्ति रखते हैं। अब है छंद विधान। छंद विधान पे हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि भाई छंदों का प्रयोग तो होता ही है, हमेशा कविता में होता रहता है। और जो इनके प्रयोग से, जो छंदों के प्रयोग से जो भावों का प्रवाह है वो गुथा रहता है, वो बंधा रहता है। जब से भाषा में छंदों का प्रयोग होना बंद हो गया तब से भाषा जो है बिखरी रहती है। एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, क्योंकि उसमें भावों का प्रवाह कोई उसमें नहीं है, कोई लिमिटेशन में तो है नहीं, एक गति से तो चल नहीं रहा, जैसे मर्जी चलेगा। तो छंद जो है जैसे नदी के तट जो है उसके पानी को बांधने का काम करते हैं, लगभग वैसे ही छंद जो है वो जो है भावों के प्रवाह को एक सूत्र में, एक फ्लो में बांधने का काम करता है। और इस दृष्टि से जो हम देखते हैं तो अगर आप पृथ्वीराज रासो या इसको कैमास वध को देखते हैं तो 26 तरह के छंदों का जो है प्रयोग किया गया है। इसमें जो है जो कैमास वध है उसमें भी लगभग जो है 52 छंद है, उनको कैमास वध में रखा गया है। और अरिल है, मुरिल है, गाथा है, रासा है, सारिका है, आर्या है, नराच है, ये कुछ उनके नाम हैं। अब ये सब नाम होते हुए भी मिल जाएंगे आपको उसमें जो है किसी भी पुस्तक में या लेसन में। फिर जो है इन सब में से भी क्या है कि जो दोहा है और जो छप्पे है वो इनका लाडला छंद है। होता है ना आदमी को, ये तो दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन चारों पुत्रों में भी राम जो थे वो उनकी आंखों का तारा थे। इसी तरह से यूं तो अनेक छंदों का प्रयोग जो है इसमें किया गया, तरह तरह के छंदों का प्रयोग किया गया, लेकिन दोहा और छप्पे इनके लाडले छंद हैं। इनका प्रयोग इन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक और बड़ी कुशलता से किया। अब रही बात अलंकार की, तो अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। इनके प्रयोग से कविता कामिनी का सौंदर्य निखर उठता है। इस दृष्टि से अब जब आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कविता में जो है यानी कैमास वध में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूप का अतिशयोक्ति जैसे अलंकार जो है मिलते हैं। पर अतिशयोक्ति अलंकार जो जैसे दोहा वहां लाडला छंद था ना, वैसे ही पृथ्वीराज रासो का जो मेन अलंकार है वो अतिशयोक्ति है। उसको बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा करके जो है वो वर्णन जो है करते हैं। जैसे उपमा है, जिम निस्य नसति नपत नखत पति, उपमा का जो है वो वर्णन कर रहे हैं। अनुप्रास का नवति नव पल्ल निस्गलित, उत्प्रेक्षा का मनहु नागपति पति ने अप्य जगाविये।
इस तरह से उन्होंने जो रचना है उसमें अलंकारों का भी प्रयोग जो है वो किया है। अब जो है उसमें आप देखेंगे कि बिंब योजना जो मैं बताता हूँ, आप उस पर जो है जब विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि रचनाकार बिंब जो होते हैं, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि बिंब जो है वो एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्र में उद्भूत होता है। बिंबों का व्यापक प्रयोग किया गया है। बिंब जो है वो चित्र ही है, और जो प्रमाता यानी जो पढ़ने वाला है, जो भावक है, जो महसूस करने वाला है, जो अध्ययन करने वाला है, उसके इंद्रियों के सन्निकर्ष के माध्यम से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है। इंद्रियों के माध्यम से, जैसे आंख का प्रयोग किया तो चित्र हो गया। इसमें सबसे सुंदर बिंब है जहां वो जो है सरस्वती देवी सब भव्य वस्त्र सफेद सफेद उस पर जो है बैठ करके जब वो आती हैं, वो सफेद कपड़े, वो जो चित्र है वो बिंब योजना का बहुत अच्छा जो है उदाहरण है। इसके अलावा उस समय का चित्रण जो उन्होंने किया है, उस समय का अंधेरा था, जल की वर्षा हो रही थी, पृथ्वी गीली थी, तारागण जलधारा में छिपे हुए थे, जिस समय वो जो है वो कर रहे हैं, जब वो कैमास को मारने के लिए जब वो आ रहे हैं, तो उस समय का भी वो जो प्राकृतिक जो चित्र है वो भी इस तरह का है जो कि हमें जो है प्रभावित करने वाला है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें जो है ये जो बिंब हैं उनका भी जो है सुंदर जो है प्रयोग किया गया है। बहुत है, बिंब तो सब जगह होते ही है ना। दासी गई, खड़ी हो गई, देखे सो रहे हैं, खड़े होकर के वो अपनी जो है वो आभूषण जो है उनको बजा रही है, बिंब है। वर्षा हो रही है, आवाज आ रही है वर्षा की, वो जो है बिंब है। बादल गरज रहे हैं, आवाज आ रही है, चित्र बन रहा है। तो इसलिए जो है ये उसका एक बाण जो है चढ़ाना और फिर एक ही बाण से जो है वो निशाना लगाना, उसको जो है कर देना, वो जो है बिंब है। सब जगह बिंब है। उसको वो जो है महल में ही गाड़ देना, ये भी बिंब है। उसकी पत्नी का विलाप करना, ये भी बिंब है। बहुत है, हर जगह बिंब हो सकते हैं। ये तो आपके उस पर है ना, निर्भर करने पर कि आपको कौन सा बिंब अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है आप बता दीजिए कि इस तरह की बिंब योजना की ये उदाहरण है और इनमें ये ज्यादा अच्छा है। फिर है लक्षणा शक्ति, संचय रूप की राशि, सा मंत्री कैमास काम अंधा, तिहि तप आखिव भ्रमई, तप का तपना नहीं, हरंती छवि अभिमानी, हरंती छवि जामिनी। अब ये लक्षणा के उदाहरण है। रचिय रूप की राशि, रूप की राशि का मतलब रूप की खान, यानी वो रूप का खजाना। अब रूप का खजाना तो होती नहीं, कोई रूप जो है कोई ये थोड़ी है कि वो हीरे मोती की खान है, जो अभी मैं आपको पहले बता रहा था कि उड़ीसा के राजा के यहाँ जो है वो हीरे मोती जो है वो खान में से निकलते थे। तो रूप की कोई खान तो होती नहीं है। कहने का मतलब है कि रूप की जो है वो राशि है, रूप का जो है वो है प्रयोग है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बात कर रहे थे कि भाई पृथ्वीराज रासो का जो कैमास वध है, इसके अंतर्गत जो है ये रूप की राशि खजाना नहीं होती। रूप की राशि का मतलब है कि रूप का मतलब अत्यधिक रूपवान की लक्षण है। काम अंधा, सा मंत्री कैमास काम अंधा। अंधा तो वो व्यक्ति होता है जिसे दिखाई ना दे, वो व्यक्ति अंधा होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सा मंत्री कैमास काम अंधा, काम में अंधा, काम में के अंदर यानी विवेकहीन। अंधे का मतलब है कि विवेकहीनता, वो जो है बिल्कुल जो मंत्री है वो विवेकहीन हो गया है।
हरंति छवि जामिनी, वो हरंती माने जैसे कहते हैं ना बिजली की छवि को भी जो है वो लजाता है। तो इसका मतलब है जो बिजली की जो छवि है वो भी उसके आगे जो है वो फीकी पड़ रही है। इस तरह से आप कुछ उदाहरण देकर के अपनी बात कह सकते हैं कि ये जो मुहावरे, ये जो लक्षणा शक्ति है, इनके प्रयोग से जो हमारा कैमासवध है उसका सौंदर्य जो है वो बढ़ गया है। फिर है मुहावरे। खिन्न मन ही धीरज धरऊ, अति बर बर बोले नहीं, घर घर निर्ना, हथ दिखाई वे बज्जे बजाकर। ये सारे के सारे जो है मुहावरे हैं जिसमें हाथ दिखाई के, आपकी समझ में आ रहा होगा। हाथ दिखाने का मतलब है मना करना, घर घर विरना माने घर घर घूमना। इस तरह के मुहावरों का भी वो जो है इसमें जो है प्रयोग देखने को मिल जाता है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई जो आपकी जो ये भाषा है उसमें जो है जो इसकी क्या कहते हैं कैमासवध की जो भाषा है उसमें जो है ये सारे गुण भी जो है वो विद्यमान है और आपकी बात पूरी हो जाएगी। अगर मान लो वो कहता है कि भाई इसका काव्य सौंदर्य बताओ, तो फिर काव्य सौंदर्य, ये तो मैं तो भाषा पर बात कर रहा हूं। अगर वो मान लो ये कह देता है कि इसका भाषा वाला पोर्शन मैंने इस समय जो है ज्यादा टच किया है, अगर मान लो वो कह देता है कि नहीं इसका जो है काव्य सौंदर्य बताओ, तो फिर वही आप कहेंगे वर्ण विषय से तात्पर्य वर्णन किए गए विषय से इसमें ये है। और इसमें कैमासवध की जो अभी बताई है कि कैमास है, कैमास जो है उसका मंत्री, और वो जो है संयोगिता के विवाह से के प्रसंग से तप्त होकर के जंगल चला जाता है, और वो जो है उसकी कारनटी की दासी जो है वो उसे बुला लेती है और वो जो है उसमें आ जाता है बातों में, और राजा को जब वो सूचना भेजती है रानी, वो आता है और वो उसको मार देता है। ये इसका जो है प्रसंग है। 10 लाइनों कोई एक आध आपको लिखना है तो वो लिख दीजिए। फिर वही मर्मस्पर्शी स्थल, मर्मस्पर्शी स्थल वही होते हैं जो मन को छूने वाले स्थल होते हैं, और इस तरह के स्थल कवि की भावुकता की पहचान कराने वाले होते हैं। आप बता दीजिए ये स्थल है जो उसके पति के लिए वो अपनी वो मांगने के लिए आती है, वो मर्मस्पर्शी स्थल है। फिर कल्पना सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य जो है पहले भी बात हुई है कि कल्पना सौंदर्य इसमें यहाँ कल्पना है, उसका जो है तप्त होकर के जो है जंगल चले जाना, संयोगिता के विवाह की बात सुन करके उसका जो है विरह में तप्त होकर के जंगल चले जाना, वहाँ दासी का जाना, उसको बुला कर लाना, वर्षा का प्रसंग सारा ही काल्पनिक है। जैसे ही बिजली चमकी तुरंत जो है उसने तीर चला दिया उस पर और वो मार दिया एक उससे। तो इसलिए जो है ये सारे बहुत से प्रसंग हैं जो काल्पनिक है। फिर आप कहेंगे प्रकृति चित्रण है, अगर मान लो तो प्रकृति का उसने बताया, थोड़ा सा वर्णन है, जंगल में वो चला जाता है। फिर यहाँ पर भी हल्का सा जो है वर्णन है कि बरसात हो रही है, वो प्रसंग बस उसको जो है उसने रख दिया है कि बरसात में जो है वो आता है और किस तरह से उसको जो है उसके साथ देखता है, तो कैसे वो एकदम जो है क्रोधित हो जाता है और वो उसको जो है वो कहता है कि भाई ये क्या, इस तरह उसको जो है वो मार देता। इसी तरह से आप कह सकते हैं रस। अब रस वाली बात है तो रस जो है अगर आप ये देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग है। जहाँ वो मार देता है वहाँ वीर रस भी है, और वहाँ पे जो है जहाँ वो रोती है वहाँ पे करुण रस भी है, उसकी पत्नी रो रही है तो वहाँ पे करुण रस भी है। जहाँ उसका क्रोध आ जाता है वहाँ उसका जो है क्या कहते हैं कि भयंकर रूप वो धारण कर रहे तो भयानक रस भी आ जाता है उसका। जहाँ देवी का रूप जो है वो आता है वहाँ पर शांत रस है। जहाँ सफेद कपड़े वस्त्र पहने हुए जो है देवी का रूप आता है, उसके प्रति जो भक्ति भाव जो व्यक्त किया गया वह है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है इस तरह से रसों का भी प्रयोग किया गया। ये इसका वो प्रसंग है, क्योंकि पहले मैं करा चुका हूं ना, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ उदाहरण ही पकड़ने हैं इसमें से और बाकी वही चीजें रहेंगी।
इसका उदाहरण मैंने इसलिए बोल दिया आपको, जो भाषा से संबंधित है, चाहे वो भाषा का पूछे चाहे उसका पूछे, आप उसको इस तरह से क्रमबद्ध रूप से जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, यही बात खत्म कर रहा हूं मैं अपनी। आप पूछिए जो आपको पूछना है। हेलो 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 सर। हाँ जी, पूछिए जो आपको पूछना है। सर कितने मार्क्स में क्वेश्चन? एक बोलो ना, एक। हाँ जी बोलिए। सर मैं बोलूं? सर मैं कहना चाहती हूँ जो आप टॉपिक में पढ़ा रहे हैं और जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं ना, वो हमारी बुक में उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो क्या प्लीज आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं? ये तो पॉइंट ही है, पॉइंट तो मैं दे दूंगा, पॉइंट पॉइंट तो मैं लिख करके, पॉइंट हाँ तो सर, पॉइंट तो मैं बोलता जा रहा हूँ। इसीलिए आप लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी में किताब है, आप गए ही नहीं है। सर लाइब्रेरी से नहीं मिल रही सर। क्यों नहीं मिलती? ले रखी है हमने, क्या बात कर रही हो? मैं भी तो लाइब्रेरी से ही लाया हूं। दोबारा जाइए, उसको अपनी यूनिट में देखिए, वहां मत देखिए ऊपर वाली यूनिट में, नीचे जो यूनिट है आपकी स्टूडेंट यूनिट, वहां देखिए उसको, इसी के ऊपर आधारित है। जी सर। पृथ्वीराज रासो का कैमास वध, ये है नाम। ओके सर। हाँ, और पूछिए जो आप पूछना चाह रहे हैं। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे एग्जाम में? बेटे ये कम से कम 15 नंबर का आएगा ये। ओके सर। सर ये ओपन बुक एग्जाम में ज्यादा मतलब क्वेश्चन कितने पेपर का, 70 का या 100 का आएगा? भाई देखो, देंगे तो वो आपको पूरे 100 का ही, उसको जो है 70 में, वो सॉरी 70 का ही देंगे, उसे 100 में कन्वर्ट नहीं, आपका तो अलग ही बनाएंगे इस बार तो, क्योंकि उनका तो हो गया है ना रेगुलर का, तो ये पेपर रेगुलर का तो ये पेपर जो है वो हो गया है, तो इसलिए जो है आपका जो बनाएंगे वो जो है वो बनाएंगे, है बेटे? सर अभी कहाँ हुआ है किसी का भी? नहीं, रेगुलर वालों का, रेगुलर के बच्चों का ये पेपर हो गया है। रेगुलर के जो बच्चे हैं ना, हेलो, सर अभी तो डेट शीट ही नहीं आई है उनकी। है डेट शीट? उनको भी यही पेपर मिला हुआ है। सुनो, आपके पेपर 3rd सेमेस्टर के उस समय पोस्टपोन्ड हो गए थे। सर हमारा फर्स्ट सेम है। ओहो अच्छा, हाँ सॉरी बेटे सॉरी। हाँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का और उनका आपका पेपर एक साथ होगा, हो सकता है वो पेपर, क्योंकि वहां पे जो है वो 70 नंबर का बना है, आपके 70 नंबर को वो 100 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है सर। उनके पास फॉर्मूला है, वो नंबर बढ़ा देते हैं ना, जैसे अगर मान लो वो 10 का दे रखा है, आपका 15 का कर दिया, व्याख्या में 2 बढ़ा दिए, ऐसे करके उनका वो एवरेज निकाल लेते हैं आपकी। अच्छा सर, हमें तो 70 का ही करना है, वो अपने आप कर लेंगे। आपको आएगा वैसा ही, जैसा उनका पेपर सेम होगा। ठीक है सर। ओके ओके बेटा। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, इसमें पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैमासवत की अभिव्यंजन कला। अभिव्यंजना कला? जी सर। हाँ, तो अभिव्यंजना कला, हाँ अभिव्यंजना कला का मतलब है कि सर उसकी इसमें क्या, ये समझ में नहीं आया सर मेरे को, क्या लिखना है इसके अंदर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। हाँ कोई बात नहीं, इसमें इसी तरह से आएगा। अगर नहीं आया होगा तो भाषा का जरूर पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार कीजिए, ऐसे। सर वो तो आपने बता दिया अभी। हाँ, जो अभिव्यंजना कला का मतलब है कि उसका कला पक्ष, यानी अभिव्यक्ति कला, जो मैंने बताया ना अभी, भाषा, छंद, अलंकार, बिंब, योजना, लक्षणा, शक्ति, ये मुहावरे, ये उसकी अभिव्यंजना कला है। कला का मतलब है कहने का ढंग। अच्छा सर।
अगर वो कहता है काव्य सौष्ठव, तो काव्य सौष्ठव में दोनों बातें आएंगी, उसका वो भी आएगा, उसका क्या कहेंगे, उसका भाव पक्ष भी आएगा। जो कला पक्ष होता है वही अभिव्यंजना कला होती है, जो भाषा होती है वही कला पक्ष होती है, वही अभिव्यंजना कला होती है। और जो जिसमें कि अनुभूति पक्ष भी जुड़ा रहता है, वो और अभिव्यंजना कला मिलकर के काव्य सौष्ठव बनाते हैं। जो अभी मैं बात कर रहा था, वर्ण विषय कल्पना सौंदर्य मर्म स्पर्शी स्थल और ये सब मिलकर के उसका जो है निर्माण करते हैं फिर काव्य सौंदर्य का। जी सर। हो गया? जी सर। ओके।